हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी में आज हम यूनिट 3 व्यावसायिक पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट। बच्चों, पर्यावरण के बारे में हमने 6, 7, 8, 9, 10 इसमें हमने पढ़ा है कि पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए हैं। उसमें बहुत सारे घटक होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्यावरण। अब हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस, व्यवसाय। तो व्यवसाय का पर्यावरण क्या होता है? तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले वो घटक जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से घटक हैं जो कि व्यवसाय को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने वाले हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। बच्चों देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण, तो सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग जानेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं। अभी हमने जैसे चर्चा करी कि व्यावसायिक पर्यावरण, तो व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है। व्यावसायिक पर्यावरण मतलब वो समस्त घटक, शक्तियां और परिस्थितियां, इनका योग, मतलब व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली शक्तियां, घटक या परिस्थितियां, इन सभी का योग है वो क्या कहलाता है? व्यवसाय का पर्यावरण। किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जितने भी परिस्थितियां हैं, घटक हैं, इनके ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। वो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होती है। भाई व्यवसाय के नियंत्रण में हो तो वो व्यवसाय को प्रभावित ही नहीं कर सकती, व्यवसाय उनको बदल देगा। उसके कंट्रोल से बाहर है और इसीलिए तो वो पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी शक्तियों से है जो कि व्यवसाय एवं उसके संचालन को प्रभावित करते। मतलब कुल मिला के बात यहां आती है कि व्यावसायिक पर्यावरण मतलब बाहरी पर्यावरण, बाहरी घटक। व्यवसाय के अंदर के जो घटक होंगे, जो शक्तियां होगी, जो परिस्थितियां होगी, वो तो उसके कंट्रोल में है, वो उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन व्यवसाय के बाहर जो उसके नियंत्रण में नहीं है, बाहरी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, टेक्नोलॉजी है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। उस व्यवसाय को उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। जैसे एक हमारे अंदर का टेम्परेचर, हमारे शरीर के अंदर का जो पर्यावरण है, मतलब हम बोलेंगे हमारा शरीर, वो हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। कितना खाना है, नहीं खाना है, ठंडा खाना है, गर्म खाना है, तीखा खाना है, फीका खाना है, मीठा खाना है, ये हमें मालूम है। लेकिन बाहर का जो वातावरण है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कब बारिश होने लग जाए, कब ठंड पड़ने लग जाए, कब गर्मी होने लग जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हमें उसके अनुरूप तैयारी करके चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से व्यवसाय के अंदर के जो घटक है वो तो उसके कंट्रोल में, वो उसको परिवर्तित कर सकता है। लेकिन व्यवसाय के बाहर की जो गतिविधियां हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, ये उसके कंट्रोल से बाहर है। उनके अनुरूप व्यवसाय को ढलना पड़ता है और यही पर्यावरण है। इसके बारे में व्यवसाय को, प्रबंधक को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यावसायिक पर्यावरण होता है। अब हम आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है इसकी परिभाषा। तो रेनकी एवं शॉल ने इसकी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है देख लेते। व्यावसायिक वातावरण में उन बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय अनावृत तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। बाहरी घटक, कुल मिला के व्यावसायिक पर्यावरण मतलब बाहरी घटक, बाहरी पर्यावरण जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अनावृत रूप से प्रभावित करता है। अब हम
विशेषताएं देख लेते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण की क्या विशेषताएं। सबसे पहला मैं बार बार एक ही चीज को फोकस कर रहा हूं कि व्यावसायिक पर्यावरण मतलब बाहरी पर्यावरण, बाहरी शक्तियां। तो पहली विशेषता है बाह्य शक्तियां। व्यावसायिक पर्यावरण में केवल बाह्य शक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है, व्यवसाय के आंतरिक शक्तियों को या घटकों को नहीं। दूसरी विशेषता गतिशील घटक। ये जितने भी बाहरी घटक है ना, ये सब गतिशील है। भाई आज की जो आर्थिक स्थिति है, वो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, टेक्नोलॉजी है, दिन प्रतिदिन चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। जटिलता, ये घटक अनेक होते हैं। भाई जटिल ही है ना, इकोनॉमिक अलग है, सोशल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, ये सब एक दूसरे से भयंकर रूप से जटिल है। ये इनको सुलझाना बहुत मतलब आसान काम नहीं है। तो ये घटक अनेक होते हैं और प्रत्येक घटक को एक दूसरे से अलग अलग करना आसान नहीं है और नहीं इन्हें पहचाना जा सकता है। नियंत्रण रहित शक्तियां, ये सभी शक्तियां नियंत्रण रहित है और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। सूक्ष्म एवं व्यापक। अब ये जो बाहरी शक्तियां है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म का मतलब कि जो कि व्यापार से डायरेक्ट टच में है, जो कि व्यापार से सीधे टच में है। और व्यापक मतलब कि जो कि बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। तो जो व्यापक मतलब जो सूक्ष्म है वो व्यापार से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, जो व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, जो लेनदार हो गए, ये सभी व्यापार से जुड़े हुए हैं और ये व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये सूक्ष्म वातावरण में आते हैं। और व्यापक वातावरण मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं, जैसे राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये बड़ा व्यापक रूप होता है। तो बाह्य वातावरण के भी दो भाग है, एक सूक्ष्म और दूसरा व्यापक। ये हो गई 5 विशेषताएं। ठीक है, वैसे तो परीक्षा में 4 नंबर का ही प्रश्न आता है। गवर्नमेंट भी क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति का आकार छोटा होता जा रहा है, वैसे उसकी बुद्धि भी छोटी होती जा रही है, मतलब वो भी सूक्ष्म होता जा रहा है। वैसे गवर्नमेंट भी पेपर का जो आकार है ना, वो छोटे करते जा रहा है कि भाई अब इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं बची है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, पहले 6 नंबर, फिर 5 नंबर और अब अधिकतम 4 नंबर का। मतलब अब आपको केवल 4 पॉइंट ही याद करना है, मतलब ज्यादा लोड नहीं देना चाहती गवर्नमेंट आपको। ठीक है, तो अधिकतम 4 नंबर का आएगा, मतलब आपको 4 पॉइंट याद करना है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, ये सब एक ही होता है। तो आज के समय में, आज के जमाने में या आज की परिस्थितियों में एक प्रबंधक को व्यावसायिक पर्यावरण का नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब ये है। एक मैनेजर जो होता है, ये प्रबंधक होता है व्यवसाय का, उसको यदि व्यवसाय की जो बाहरी शक्तियों का नॉलेज नहीं होगा तो वह अपने व्यवसाय को नहीं बचा सकता। उसको बाहरी शक्तियों का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ तक कि उसने पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, तभी तो अपने व्यापार को बचा पाएगा। देखिए, पहला उद्देश्य है व्यवसाय की स्थापना में सहायक। किस प्रकार का व्यवसाय स्थापित करना चाहिए, ये डिसीजन वो किस आधार पर लेगा? बाहरी वातावरण को देख करके ही लेगा। जिस प्रकार का व्यावसायिक पर्यावरण उपलब्ध होगा, उसी प्रकार के व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। तो बाहर ठंड है तो आप गर्म कपड़े पहन के जाओगे, मतलब जैसा वातावरण वैसा आपका निर्णय होगा। दूसरा है अवसरों को पहचानने में सहायक। अभी जो मैंने बताया कि भाई प्रबंधक को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं का यदि ज्ञान होगा तो वो पूर्व आकलन करके, पूर्वानुमान लगा के अवसरों को पहचान जाएगा और पहले ही डिसीजन लेकर अपनी तैयारी कर लेगा। दूसरा, भावी खतरों को पहचानना। वही अवसर पहचानना मतलब खतरे से निपट लेना, जो भविष्य में जो खतरा आने वाला है उस खतरों को पहचानना। योजना बनाने में सहायक, भाई आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रख करके ही बनाने वाले हो, तो योजना बनाने में सहायक। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, हम भी आपको ज्यादा लोड नहीं देंगे। अब आता है व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार या अंग। तो अभी हमने देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण के 2 अंग हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। लेकिन हमें आंतरिक तो हमारे अंडर कंट्रोल है ना, वो हमारे हाथ में, हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए अभी उसको, उस फाइल को क्लोज कर दो। अब हमारे पास बचा बाह्य घटक। अब ये बाहरी जो अंग है, उस बाहरी वातावरण में
क्या क्या आता है, तो मैंने बताया था, एक सूक्ष्म वातावरण आता है, दूसरा व्यापक वातावरण आता है। तो सूक्ष्म वातावरण मतलब जो कि सीधे व्यापार से जुड़े हैं, जैसे कस्टमर, प्रतियोगी, पूर्तिकर्ता, जनता, विपणन, मध्यस्थ। और व्यापक वातावरण मतलब देश की आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी, ये सभी व्यापक वातावरण हो गए। ये उसका प्रकार हो गया। ठीक है, थोड़ा और आपको डिटेल में बता देता हूँ। दो प्रकार है, मतलब दो अंग है उसके, एक आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब आंतरिक वातावरण को प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, ये मैनेजर के हाथ में है। आंतरिक वातावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के अंदर ही होते हैं, जिन पर व्यवसाय का फुल कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है। कौन कौन से हैं? व्यवसाय के उद्देश्य आप बदल सकते हो, व्यवसाय की नीतियां आप चेंज कर सकते हो, उत्पादन की प्रणाली आप अपने अनुसार रख सकते हो, व्यवसाय का संगठन आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हो, व्यवसाय के संसाधन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उत्पादन की क्षमता, आपको कितना उत्पादन करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये सारे डिसीजन आपके हाथ में है। ये आंतरिक वातावरण हो गया। अब बाह्य वातावरण में, अभी मैंने बताया कि बाह्य वातावरण में दो प्रकार का वातावरण है, एक सूक्ष्म और दूसरा व्यापक। सूक्ष्म व्यापार से डायरेक्ट टच में है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यापक विस्तृत है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हम व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम। आयाम मतलब व्यावसायिक पर्यावरण में क्या क्या है, आयाम मतलब उसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उस सभी को हमें पढ़ना है। देखो, व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले बाह्य घटक या कारक ही व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो जो व्यावसायिक वातावरण किन किन घटकों से बना है, जैसे यदि हम हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ें तो पर्यावरण मतलब क्या, तो हमारे चारों ओर का आवरण। तो ये तो आपने एक लाइन में परिभाषित कर दिया कि हमारे चारों ओर का आवरण मतलब पर्यावरण। अरे तो भैया आपके चारों ओर क्या है, तो आप बताओगे नदी है, पर्वत है, सागर है ना, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, वनस्पति है, पशु पक्षी है, और इसके अलावा क्या है, तो वायुमंडल है। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग गैसेस है। ये सब मिला के आपका पर्यावरण बनता है। मतलब ये सभी घटकों को मिला के पर्यावरण बना। इसी प्रकार से व्यावसायिक वातावरण मतलब क्या, तो व्यावसायिक वातावरण जिन घटकों को मिलाकर बनता है वो व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण में क्या क्या है, आयाम मतलब कि व्यावसायिक वातावरण किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो सारी चीजों को हम व्यावसायिक वातावरण के आयाम बोलते हैं। तो मुख्य रूप से इन घटकों को हम दो भाग में बांटेंगे। ठीक है, जिन घटकों से व्यावसायिक वातावरण बनता है तो उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आर्थिक पर्यावरण और दूसरा होगा अनार्थिक पर्यावरण। एक आर्थिक पर्यावरण है जो कि वित्त से रिलेटेड है, और दूसरा है अनार्थिक पर्यावरण जिसका संबंध वित्त से नहीं है। अब ये आर्थिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आर्थिक प्रणालियां, देश में प्रचलित जो इकोनॉमिक का सिस्टम है वो, जैसे समाजवादी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। तो हमारे देश में कौन सी प्रणाली है, मिश्रित प्रणाली है। आप सभी को मालूम है, अर्थशास्त्र आप पढ़ते हो, तो ये आर्थिक प्रणाली हो गई। दूसरी आर्थिक नीतियां, पॉलिसी, इकोनॉमिक, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी मतलब भाई हम आयात और निर्यात करते हैं कि दूसरे देशों से जब माल मंगाते तो आयात, माल भेजते तो निर्यात। इसके लिए क्या हमारी नीति है, उसके लिए देश की जो केंद्र सरकार है उसके लिए पॉलिसी बनाती है। ठीक है, और उसी पर विदेशी व्यापार डिपेंड करता है। रोजगार की नीति क्या है, उद्योगों के लिए नीति क्या है, कृषि के लिए नीति क्या है, विदेशी विनिमय के लिए नीति क्या है, टैक्स की नीति क्या है। जैसे टैक्स में अभी जीएसटी लागू कर दिया गया, तो ये सभी पॉलिसीज कहलाती है। ठीक है, तो ये आर्थिक नीतियां हो गई। तीसरा हो गया आर्थिक दशाएं। देश की जो आर्थिक दशाओं में उपलब्ध संसाधन क्या है ना, विदेशी व्यापार की स्थिति क्या है, राष्ट्र की आय क्या है, विदेशी पूंजी क्या है, आपके पास कितनी पूंजी है, ये दशाएं मतलब भाई आपकी कंडीशन क्या है
है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी कैसी है वो दिखाता है इसमें। ये आर्थिक पर्यावरण हो गया। दूसरा अनार्थिक में राजनीतिक पर्यावरण हो गया, सामाजिक पर्यावरण हो गया, वैधानिक मतलब कानून हो गया, और टेक्नोलॉजी हो गई। ये सभी कौन से हैं? ये अनार्थिक पर्यावरण। इन सभी को मिला के पर्यावरण बनता है। और कौन सा? व्यवसायिक पर्यावरण। भाई हम, आप सोचोगे सर 11th में तो हमने केवल व्यवसाय के बारे में पढ़ा, व्यवसाय मतलब माल खरीदना और बेचना, लेकिन व्यवसाय मतलब माल खरीदना और बेचना नहीं होता है। हम उस व्यवसाय के अंदर ही जी रहे हैं, हम उसके एक घटक हैं, मतलब वो हमें प्रभावित कर रहा है, हम उसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, उसके आयाम हो गए। अब हम चलते हैं भारत का आर्थिक पर्यावरण कैसा है। अभी हमने व्यावसायिक पर्यावरण के दो घटक देखे, एक आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है, तो अभी विश्व स्तर पे हमने उसके घटकों के बारे में, मतलब विश्व स्तर नहीं, मतलब हमने पर्यावरण को समझा कि कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है। तब इन्हीं को यदि हम भारत के लिए यदि हम इसका नाप तोल करें कि इंडिया में आर्थिक पर्यावरण किस प्रकार का है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने तीन बातें देखी, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति और आर्थिक दशाएं। तो भारत में आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की है? तो मिश्रित प्रणाली है, न पूंजीवादी है न समाजवादी है, मतलब मिश्रित है। मतलब इसको हम बोलेंगे कि भारत हमेशा उसका जो बैलेंस है बना के चलता है, न तो पूंजीपतियों को भाव देता है और न ही समाज को भाव देता है, वो दोनों को लेकर के चलता है। दूसरा है आर्थिक नीति में, हमारे देश की नीतियों में क्या क्या नीतियां हैं? तो आयात निर्यात की नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति, ये सभी बातें आ गई। आर्थिक दशाओं में वही की वही बातें आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, विमुद्रीकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये जो विमुद्रीकरण की जो घटना है, इस घटना के हम साक्षी हैं, हम सभी लोग, क्योंकि हम इस प्रोसेस में शामिल थे। क्या है विमुद्रीकरण? ये एक आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। सामान्य जन इसे नोटबंदी के नाम से पुकारते हैं। भाई हम सामान्य जन नहीं है, हम कौन है? हम कॉमर्शियल लोग हैं, मतलब हम वाणिज्य व्यापार इससे रिलेटेड पढ़ने वाले लोग हैं। तो हम सामान्य जन नहीं है, हम क्या बोलेंगे कि ये विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है। लेकिन सामान्य जनता को बोलेंगे आर्थिक गतिविधि क्या, तो उसको सीधी सीधी भाषा में क्या बोलना पड़ेगा? नोटबंदी, वो समझ जाएगा। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया क्या है? भाई किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि ये नोटबंदी किसे बोलते हैं, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हमें एक्सप्लेन करते आना चाहिए विमुद्रीकरण क्या है। तो विमुद्रीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, किसी देश की सरकार, भाई किसी भी देश की सरकार, हर एक देश में मुद्रा है और उस मुद्रा में वो परिवर्तन करने का अधिकार रखती है वो सरकार। तो किसी भी देश की सरकार क्या करती है, अपने देश की किसी मुद्रा या नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है। तो हमारे देश में कितने सारे नोट चल रहे हैं ना, 5 रुपए का, मतलब 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे नोट चल रहे। अब गवर्नमेंट के हाथ में है, वो किसी भी नोट को कभी भी प्रतिबंधित कर सकती है। मतलब आपके जेब में जो नोट है वो किसी भी समय कागज बन सकता है। तो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में किसी भी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा या नोट को प्रतिबंधित कर देती है, मतलब उस पर रोक लगा देती है कि अब इस नोट से कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु नहीं खरीद सकता या किसी को पेमेंट नहीं कर सकता। प्रतिबंध के बाद क्या होगा, उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, वो मुद्रा हो जाएगी जीरो। प्रतिबंधित मुद्रा से किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती, लेन देन नहीं किया जा सकता, उसको आप संचय नहीं कर सकते, मतलब जमा नहीं कर सकते, और यदि आप उसको जमा करके रखेंगे तो यह अपराध माना जाएगा। मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार जनता को एक निश्चित समय देती है कि इतने समय के अंदर आप आपके पास ये प्रतिबंधित मुद्रा को बैंक में जमा करवाइए, और उसके बदले नई यदि नोट गवर्नमेंट निकालती है तो वो लीजिए, या फिर दूसरे जो नोट है वो उतने पैसे के आप ले सकते हो। तो मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा निर्धारित करती है
जिसके अंदर आम जनता प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों से बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकती है। अगर तय समय सीमा के अंदर प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाएंगे। वो चिल्ड्रन बैंक बन जाएंगे। बच्चों के जो बैंक के जो नोट होते हैं ना, वो बन जाएंगे। उसके बाद आप उसको केवल आप हेलीकॉप्टर बना के उड़ा सकते हो उसको। तो ये था विमुद्रीकरण। ठीक है, अब आज आ गए हम विमुद्रीकरण के उद्देश्य। ये गवर्नमेंट को क्या मजा आता है लोगों को परेशान करने में? क्यों विमुद्रीकरण? भाई इतने बड़े देश के अंदर लोगों को कितनी तकलीफ होती है, तो गवर्नमेंट को क्या मजा आ रहा है? क्यों गवर्नमेंट करती है ऐसा? तो उसके क्या उद्देश्य है? देखो, नवंबर 2016 हमारे देश में विमुद्रीकरण कब हुआ? नवंबर 2016। और हम उस समय हम सभी उसके साक्षी हैं। नवंबर 2016 में किए गए विमुद्रीकरण, जिसे नोटबंदी नाम दिया गया, क्यों किया गया? अरे उस समय पेपर न्यूज कितनी आई थी, लोगों ने बिल्कुल हो हल्ला मच गया था, भीड़ लग गई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने क्यों किया? देखो, सबसे पहला है काला धन रखने वालों को सबक सिखाना। तो गवर्नमेंट है ना, सामान्य जनता की भलाई के लिए काम करती है। सामान्य जनता, ठीक है। ये जो जितने भी काला धन रखने वाले लोग हैं, जो टेबल के नीचे से जो पैसा लेते हैं, बैंकों में पैसा नहीं रखते, अपने घर के गद्दों के नीचे रखते, पलंग में भर के रखते, अलमारियों में जो ठूस के रखते हैं, वो जो काला धन है, अनरिकॉर्डेड धन जिसको बोलेंगे, जो गवर्नमेंट की नजर में नहीं आ पाए, ऐसे धन को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है। फिर है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। तो भ्रष्टाचार इसी माध्यम से तो होता है। तो मुझे यदि आपसे काम कराना, मैं आपको 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों को काम कराना चाहते हैं, मैं किसी को पैसा दे दूंगा कि ले मेरे से पैसा ले ले और मेरा काम कर दे, तो वो मेरा पहले काम करेगा क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार है। जो नियम के अनुसार होना चाहिए उसके बजाय यदि पैसा देकर कोई काम करवाता है, वो भ्रष्टाचार हो गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी गवर्नमेंट उस पर रोक लगाती है। हवाला कारोबार पर अंकुश लगाना, मतलब पैसे के माध्यम से जो खरीदी बिक्रियां होती है 2 नंबर की, राजनीतिक चंदे के रूप में दिए जाने वाले अवैध धन पर रोकथाम लगाना। और भी है आतंकवाद, उग्रवाद की गतिविधियों। भाई जितने भी हम सोचते हैं ना कि ये आतंकवाद है, उग्रवाद है, तो ये आतंकवादी कहाँ से बनते हैं? कोई फैक्ट्री है क्या? उग्रवादी कहाँ से निकलते हैं? उसकी कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं। क्या है, होता है कि जैसे हम किसी भी बच्चे को जिस राह पर ले जाएंगे, उसको जैसा मार्गदर्शन दिया जाएगा वो उधर जाएगा। वो तो एक उसको यदि वो गलत संगत में पड़ जाता है तो फिर वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और फिर इतने आगे चला जाता है कि वो वापस नहीं आ पाता है। तो ऐसे आतंकवाद जो है, तो वो उनको पैसा कहाँ से आता है? तो जो भय फैलाने वाले लोग हैं, समाज में जो शांति है उसको भंग करने वाले लोग हैं, वो सब ऐसे अंडरग्राउंड जो पैसे के लेन देन करते हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए, कि भाई इन लोगों को यदि पैसा मिलेगा ही नहीं तो ये जो हथियार नहीं खरीद पाएंगे तो आतंकवादी जो गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इन सारे जो मुद्दे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार विमुद्रीकरण के कदम उठाती है। अब आगे हम चलते हैं, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत उठाए गए कदम। भाई अब ये नई आर्थिक नीति तो 1991 ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, इसके बाद 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हमारे देश का संविधान लागू होने के बाद 1 अप्रैल 1951 को देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और देश की सरकार ने 5-5 साल की योजना बनाई कि देश में ये विकास करना है 5-5 साल में। और उसमें सबसे पहले देश की जो सरकार, उसने किसको प्राथमिकता दी? उद्योगों को। उद्योगों के माध्यम से ही देश का विकास किया जा सकता है। तो सरकार ने बहुत सारी कंपनियों, कारखानों, उद्योगों की स्थापना की और अपने अंडर में रखा। सरकार ने उसमें पूरे भरपूर पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, खूब पैसा लगाया।
लेकिन 1950 से 1990 तक इस 40 साल में सरकार ने जितना पैसा लगाया उतना रिजल्ट उन गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा नहीं दिया गया, गवर्नमेंट उद्योगों के द्वारा नहीं दिया गया, वो केवल भ्रष्टाचार में ही चला गया पैसा। और 90 तक आते आते हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि जो पैसा आप लगा रहे हो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। और वही हुआ 1990 तक देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से डावाडोल हो गई, खत्म हो गई। और ऐसी स्थिति में उस समय की जो तात्कालिक सरकार थी उन्होंने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा करी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उसमें सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया उदारीकरण। 1950 से 1990 तक सरकार ने सारे उद्योग, अधिकांश उद्योगों को अपने हाथ में रखा था, सरकारी क्षेत्र में रखा था। किसी भी प्राइवेट निजी कंपनी को ये उद्योग चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन और दूसरा, उदारीकरण में किसी भी यदि कोई निजी प्राइवेट लोगों को यदि उद्योग स्थापित करना रहता था तो बहुत सारे नियम कानून लागू कर दिए गए थे, जिससे कि वो नए उद्योग स्टार्ट करने की सोच ही नहीं पाता था। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, सरकारी उद्योग तो डेवलप कर ही नहीं रहे थे और निजी लोगों को बहुत सारे कानूनी बंधन लगा दिए थे, इसलिए देश का विकास नहीं हो रहा था। सरकार ने उस समय सबसे पहला कदम उठाया उदारीकरण, मतलब जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। लोगों को स्वतंत्रता दे दी कि आप लोगों को जिसको भी उद्योग स्थापित करना है आप फ्री हो, उद्योग आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। सारे गवर्नमेंट ने प्रतिबंधों पर से रोक हटा दी, यह कहलाता है उदारीकरण। फिर है निजीकरण। निजीकरण मतलब सरकार ने देख लिया कि 1950 से 90 तक जितनी भी सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट ने पैसा लगाया उन्होंने रिटर्न नहीं किया, वो सारी कंपनियों को सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया। अब उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और निजी कंपनी अब उस पर काम करेगी। और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि विदेशी लोग हमारे देश में आए, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई और हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी, पूंजी और बहुत सारे संसाधन आए। तो ये समस्त जो फायदे हमारे देश को हुए। अब ये उदारीकरण का क्या उद्देश्य है? अभी जो मैंने बताया कि सरकार ने प्रतिबंधों में छूट दे दी गई, तो क्यों किया गया? देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार लाकर उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, लाइसेंस और परमिट पर लगे विभिन्न नियमों को समाप्त कर दिया गया, उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने में सरलता लाने के लिए, उत्पादकता को उदार और मुक्त बनाना, आर्थिक विकास प्रक्रिया में आई जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए, ये सभी उद्देश्य है। फिर है निजीकरण। सरकार ने निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, जितने भी सरकारी उद्योग, कारखाने, कंपनियां जो थी वो सरकार ने निजी हाथों में बेच दी। तो निजीकरण से क्या फायदा हुआ? एक तो योग्य लोग मिल गए, कुशलता में वृद्धि हुई, प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, हम दुनिया के साथ कंपटीशन में उतर आए, पूंजी की कमी दूर हो गई, प्राइवेट लोगों के पास जो पैसा था वो पैसा काम में आने लग गया, तीव्र विकास होने लग गया और उत्पादन बढ़ गया। वैश्वीकरण, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने से क्या फायदे हुए? तो पहला तो फायदा नवीन तकनीकों का आगमन। भाई मल्टीनेशनल कंपनियां जब हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आई, उसका फायदा मिला। जीवन स्तर में वृद्धि, तो नई टेक्नोलॉजी मतलब नया प्रोडक्ट और नई सुविधाएं, हमारा जीवन स्तर बढ़ गया, विदेशी व्यापार बढ़ गया, विदेशी निवेश बढ़ गया और रोजगार के अवसर बढ़ गए। अब है 1991 में किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के क्या उद्देश्य हैं? तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम पहले देख चुके हैं क्या उद्देश्य हैं। अब हम एक ठीक है, तो ये सभी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि सरकारी नीतियों में परिवर्तन पर का व्यवसाय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके पीडीएफ नोट्स चौहान एकेडमी खंडवा का जो ऐप है उसके ऊपर डला है, आप लोग इसको लिख लेना और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला जो चैप्टर है नियोजन, जो कि प्रबंधन का प्रथम कार्य है, उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।